यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 34 के लिए भाई हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा था जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे और अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे भाई पीच फैक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगेन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन भाई ये फार्मूला आता कहाँ से है या फिर कहिए इस फार्मूले का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है या फिर कहिए उससे आप क्या समझते हैं या फिर कहिए पीच फैक्टर जो है सिंक्रोनस मशीन में कितना ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस है, खासकर हार्मोनिक्स को एक तरीके से कॉम्पनसेट करने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग पीच फैक्टर को समझेंगे या फिर इसी को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं जिसको बोला जाता है कॉइल स्पैन फैक्टर। इसको शॉर्टकट में केसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर किसी किसी बुक में केपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी पीच फैक्टर को स्टार्ट करने से पहले भाई हम लोग अगेन इसको लोकेट करेंगे कि हम लोग के पूरे सिंक्रोनस मशीन में ये पीच फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये आता कहाँ पे है या फिर ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगेन हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपका एक स्टेटर हो गया और दूसरा मेरा यहाँ पे रोटर हो गया। और क्योंकि भाई ये 3 फेज मशीन चल रहा है ना, तो स्टेटर पे हम लोग क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करेंगे तो स्टेटर पे हम लोग यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। और जो हम लोग का वाइंडिंग होता है उसमें भी मैंने आपको बताया था एक फुल पिच वाइंडिंग किया जाता है और एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग किया जाता है। तो जो पिच फैक्टर है ये स्टेटर के अंदर जो आपने 3 फेज वाइंडिंग किया हो भाई, और उसमें भी आप कौन सा वाइंडिंग कर रहे हैं, फुल पिच कर रहे हैं, फुल पिच कॉइल है या फिर कहिए शॉर्ट पिच कॉइल है, उससे आपका रिलेटेड होता है। और जो केडी था यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कल वाले लेक्चर में, ये भी स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के अंदर का ही पार्ट था, लेकिन भाई ये वाइंडिंग से रिलेटेड था। यानी जो आप वाइंडिंग कर रहे हैं कौन सा वाइंडिंग है, जैसे 2 तरीके का वाइंडिंग किया जाता है ना, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, समझ रहे बात को। तो जो केडी है ये टाइप्स ऑफ वाइंडिंग से रिलेटेड है कि आप कंसंट्रेटेड वाइंडिंग लगा रहे हैं मशीन में या फिर कहिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगा रहे हैं। लेकिन ये जो पीच फैक्टर है या फिर कॉइल स्पैन फैक्टर है ये भाई आपके कॉइल से रिलेटेड है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कॉइल कौन सा रख रहे हैं, फुल पिच रख रहे हैं या फिर कहिए शॉर्ट पिच रख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फुल पिच कॉइल किसको बोलते हैं और शॉर्ट पिच कॉइल किसको बोलते हैं, है ना। तो अगर ये मान लेते हैं कॉइल है भाई 1000 टर्न का या फिर कहिए 500 टर्न का, तो हमेशा मैंने आपको बताया कि एक कॉइल में 2 कॉइल साइड आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हो गया मान लेते ए, तो ये हो जाएगा मेरा ए डैश। तो अगर ए और ए डैश के बीच में मेरा यहाँ पे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री एक तरीके से गैपिंग है, फिर चाहे इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म में आप काउंट करें या फिर स्लॉट्स के टर्म में काउंट करें। अगर ये 180 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल पिच कॉइल। और वही अगर आपने इस तरीके का कॉइल दिखाया, ठीक है, ये मान लेते भाई ए है और ये मान लेते ए डैश है, लेकिन अब क्या है इनके बीच में 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग नहीं है या फिर कहिए स्पैन नहीं है ना। मान लेते हैं ये 160 डिग्री ही है या फिर कहिए 150 डिग्री है, तो उसको हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल बोलते हैं। क्लियर हो गया। अभी हम लोग वाइंडिंग डिजाइन करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से। और क्योंकि हम लोग को ये भी पता है कि अगर हम लोग 4 पोल मशीन की बात करें भाई, तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो सीधी सी बात है यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे अगेन आपका नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे आपका साउथ पोल बनेगा। तो हम लोग को पता है पोल पिच का मतलब क्या होता है कि अल्टरनेट पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पोल पिच बोलते हैं। तो पोल पिच हमेशा क्या होता है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर होता है। तो फुल पिच कॉइल कहने का मतलब क्या कि अगर इसमें 2 कंडक्टर हैं ए और ए डैश, तो सीधी सी बात है भाई ये ए है और ये ए डैश है, तो ये वाला क्या होगा, अगर ये नॉर्थ पोल के रीजन में आ रहे हैं, नॉर्थ पोल के सामने अगर लाई कर रहा है, तो सीधी सी बात है ए डैश क्या होगा आपके अल्टरनेट साउथ पोल वाले रीजन में एक तरीके से लाई करेगा। तो अभी ये सब पे हम लोग बात करेंगे। और वाइंडिंग का ऑलरेडी मैंने आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट किया था भाई कल वाले लेक्चर में, उसको आप देख लीजिएगा और बेटर तरीके क्लियर हो जाएगा आपका। अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते बेसिक पे। तो अभी समझिए, मान लेते हैं भाई ये मेरा स्टेटर हो गया और यहाँ पे डायग्राम इजी रखने के लिए मान लेते हैं मेरे पास 12 स्लॉट का एक तरीके से स्टेटर है। ओके, तो ये 4 हो गया,
5 6 7 8, ये हो जाएगा 9 10 11 और ये हो गया आपका 12। तो 12 स्लॉट का मेरे पास स्टेटर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। और अभी मैं मान लेता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कर रहा हूँ। ओके, ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करके भी मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे रखते हैं। तो मान लेते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे अगर टोटल स्लॉट्स 12 है, तो सीधी सी बात है पर फेज़ के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 फेज़ के लिए कल जैसा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। 3 फेज़ के कॉइल को स्टेटर में एक तरीके से प्लेस करने के लिए मेरे पास टोटल 12 स्लॉट हैं। तो पर फेज़ यानी एक फेज़ के लिए कितना एक तरीके से स्पेस आएगा, कितने स्लॉट्स का स्पेस आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 स्लॉट्स। इसका मतलब हुआ अगर मेरे पास RYB है तो ये जो मेरे पास कॉइल है भाई R फेज़ का, मान लेते हैं 4000 टर्न का है। ओके, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 कॉइल में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक फेज़ के कॉइल को प्लेस करने के लिए मेरे पास 4 स्लॉट है। 4 स्लॉट कहना मतलब क्या, मेरे को यहाँ पे 2 कॉइल बनाना पड़ेगा हर एक फेज़ के लिए। तो ये मेरा 4000 टर्न का कॉइल था, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक करके 2000 टर्न का 2 कॉइल इस तरीके से बना दिया। ओके, तो ये मान लेते हैं A1 हो गया, तो ये आपका A1 डैश हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये आपका A2 डैश हो जाएगा। तो ये एक स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट और ये चौथा स्लॉट। इस तरीके से आपको Y फेज़ के लिए भी कर लेना है और B फेज़ के लिए भी कर लेना है। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो कॉइल हम लोग प्लेस करेंगे, ये मेरा फुल पीच कॉइल है भाई, ठीक है, फुल पीच कॉइल। यानी A1 और A1 डैश के बीच में कितना होगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग होगा, या फिर कहिए A2 और A2 डैश के बीच में भी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग होगा। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करें स्लॉट्स के टर्म में, पूरा एक चक्कर लगाएंगे और ये मान लेते हैं 2 पोल मशीन के लिए हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग पूरा एक चक्कर लगाएंगे भाई, तो हम लोग को 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री मिलेगा, है ना। और एक चक्कर लगाना मतलब क्या, टोटल मेरे को 12 स्लॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं 1 डिग्री देखूं इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म में, क्या हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 360। तो मेरे को भाई यहाँ पे 180 देखना है, क्योंकि फुल पीच कॉइल करना है। तो A1 और A1 डैश के बीच में 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग होना चाहिए। तो 12 डिवाइडेड बाय 360 गुना ये हो जाएगा 180, तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा आपका 6, यानी 6 स्लॉट अगर आप छोड़ेंगे तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो मान लेते हैं भाई मैं अभी R फेज़ के लिए यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैंने A1 डाला तो सीधी सी बात है A1 डैश क्या होगा, 6 स्लॉट के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा आपका A1 डैश। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे डालेंगे A2, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा मेरा A2 डैश। क्लियर हो गया। तो अभी भाई पिच फैक्टर को समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे पूरा वाइंडिंग एक तरीके से प्लेस करने का जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ। तो अभी बस मैंने A1 और A1 डैश को एक तरीके से यहाँ पे प्लेस करके दिखा दिया आपको। ओके, ये मेरा A1 है तो A1 डैश मेरा यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि भाई ये फुल पीच कॉइल है ना, इनके बीच में क्या हो रहा है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग आ रहा है, और इसको हम लोग ना स्लॉट के टर्म में एक तरीके से काउंट करके यहाँ पे दिखाया है। तो अभी अगर हम लोग मान लेते हैं भाई मेरा यहाँ पे रोटर रखा हुआ कुछ इस तरीके का, अगेन यहाँ पे साइलेंट पोल टाइप लेके चलते हैं। ओके, ये मान लेते हैं भाई आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ, वाइंडिंग किया हुआ है। तो अभी मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, मान लेते हैं रोटर आपका ऐसे घूम रहा है प्राइम मूवर के थ्रू, तो अगर इसको मैं ऐसे घुमा करके इसके पास लेकर के आऊँ, है ना, A1 और A1 डैश के पास लेकर के आऊँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये मान लेते भाई अभी जो आपका रोटर है, ये रोटर का पोजीशन कुछ इस तरीके से, समझ में आया। यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। मतलब पहले रोटर ऐसा था घुमा कर 90 डिग्री जो घुमा, तो ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे आ गया आपका। ओके, तो ये रेड वाले को यहाँ से मिटा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, कन्फ्यूजन ना हो हम लोग को इसलिए। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई,
तो ये जो नॉर्थ पोल है ये एकदम कंडक्टर A1 के सामने है, और ये जो साउथ पोल है ये कंडक्टर A1 डैश के सामने है। यानी अगर इसको हम लोग डीसी मशीन वाले बेसिक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और इधर दिखा देते हैं हम लोग साउथ पोल। ओके, और ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी जो कंडक्टर हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई फुल पिच कॉइल कहना है मतलब क्या, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में क्या हो रहा होगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री हो रहा होगा, क्योंकि ये पूरा जो नॉर्थ है ना, ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ का इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा, ये MN होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी इतना दूरी तक क्या है, पूरा का पूरा नॉर्थ रीजन है, और इतना दूरी पूरा का पूरा क्या है, साउथ रीजन है। समझ में आया? तो अल्टरनेट पोल के बीच में आपका हमेशा पोल पिच का मतलब ही होता है भाई कि अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो टोटल कितना होगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का इनके बीच में गैपिंग होता है, फिर कहिए इनके बीच में डिस्टेंस होता है। तो ये नॉर्थ है साउथ है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर हमने यहाँ पे दिखाया अपने डायग्राम को, तो जो कंडक्टर है मेरा A1 एकदम नॉर्थ के सामने है, देख रहे हैं नॉर्थ के सामने डला हुआ है, और जो A1 डैश है भाई, ये A1 डैश एकदम साउथ के एकदम सामने वाले रीजन में आ रहा है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इस सिचुएशन को मैंने यहाँ पे दिखा। A1 जो है नॉर्थ के एकदम सामने है, और A1 डैश जो है एकदम साउथ के सामने है। तो सीधी सी बात है, इस सिचुएशन में इनके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा भाई, फ्लक्स लिंकेज तो जीरो है क्योंकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से जा रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे जो इनका EMF होगा, जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो एक तरीके से इस तरीके से बनेगा, इसमें भी मैक्सिमम EMF और इसमें भी आपका मैक्सिमम EMF। क्लियर हो गया? अभी अगर हम लोग राइट हैंड रूल लें तो ओवरऑल नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में फील्ड को दिखा दिया, ये मान लेते इस डायरेक्शन में घूम रहा भाई, है ना, जैसे फोर्स ऊपर लगेगा इसमें फोर्स आपका नीचे की तरफ लगेगा। तो ओवरऑल A1 की अगर बात करें तो फोर्स ऊपर लग रहा है, नहीं मैग्नेट यानी जो मिडिल फिंगर है आपका अंदर तरफ जा रहा है, यानी इसमें आपका ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। EMF का जो डायरेक्शन हो इस तरीके से होगा, फिर यहाँ पे लोड लगाएंगे, सर्किट कंप्लीट तो करंट जो फ्लो होगा इस डायरेक्शन में होगा, यानी इसको प्लस मानते हैं इसको माइनस मानते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरीके से, यानी इधर मेरा प्लस होगा और इधर मेरा माइनस होगा। तो ओवरऑल देख रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस, और आपको पता है माइनस प्लस माइनस इस तरीके से क्या होता है, पॉलिटी आपका ऐड हो जाता है। फिर इसको अगर आप इस तरीके से दिखाए, अभी हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे, रफ वे में दिखा रहा हूँ, मतलब इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है और इसमें जो EMF इंड्यूस्ड है दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। ओके, तो मान लेते हैं इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है भाई, ये मान लेते हैं VA1 डैश A1 है, ठीक है, और इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है ये VA1 डैश है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये नॉर्थ के चलते आया है, साउथ के चलते, इसलिए इसका ये प्लस माइनस है। तो अगर वेक्टर से भी दिखाएंगे तो इस तरीके से इसका ऊपर होगा, और इसका इस डायरेक्शन में है तो इसका एक नीचे की तरफ होगा। तो अभी बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे, यहाँ पे हम लोग को RMS वैल्यू लेकर के चलना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं रेफरेंस ले लूँ VA1, ये जो EMF इंड्यूस्ड मान लेते हैं एंगल 0 डिग्री पे है, और ये क्योंकि भाई नीचे की तरफ जा रहा है ना, इससे जस्ट अपोजिट है। अपोजिट है कहने मतलब क्या, यहाँ पे माइनस, अगर फेजर से दिखा, इसको मैं रेफरेंस इस तरीके से दिखा रहा हूँ, तो ये जस्ट नीचे है ना, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है भाई, ठीक है, ये ऐसे भाग रहा है इसका साइन, और ये कैसे भाग रहा है, इस डायरेक्शन भाग रहा है, इसलिए मैंने दिखाया इस तरीके से। ओके, तो ये अगर एंगल 0 पे है, VA1 एंगल 0 है, तो सीधी सी बात है क्या हो, जैसे जस्ट अपोजिट होगा, है ना। तो ये लिखता हूँ यहाँ पे VA1 डैश एंगल 180 डिग्री, माइनस क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो ओवरऑल इसको आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी ये ऐड होकर के अभी हम लोग बात करेंगे बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम लोग का इक्वल है, और इक्वल होगा भी, है ना, बस इसका साइन चेंज होगा। तो ओवरऑल मेरे यहाँ पे जो रिजल्टेंट देखने को मिलेगा दोनों को जोड़ने पे ही आ जाएगा 2VA। उसी तरीके से अगर आप आगे वाले कंडक्टर को दिखाएं यहाँ पे A2 और यहाँ पे A2 डैश, तो अगर हल्का सा और आगे भागेगा रोटर तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ यहाँ पे आएगा और साउथ इसके सामने आएगा, उसके बाद और आगे आएगा। मतलब यहाँ पे समझिए फुल पिच कॉइल कहने का मतलब क्या है कि
हर एक कंडक्टर जो है, हर एक कॉइल का जो कंडक्टर है A1 और A1 डैश, ये हमेशा क्या होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ के अंडर में रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से A2 और A2 डैश हमेशा ये नॉर्थ में आएगा तो ये एकदम साउथ के सामने आएगा। तो क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंडक्टर है एक कॉइल का वो हमेशा नॉर्थ के साथ है और ये वाला जो है साउथ के साथ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा शॉर्ट पिच कॉइल में। तो अभी अगेन हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी हम लोगों ने डाला था यहाँ पे A1 डैश, और क्योंकि अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पिच कॉइल करेंगे भाई। शॉर्ट पिच कॉइल कहने का मतलब क्या, सेम मेरा सारा कैलकुलेशन उसी तरीके से रहेगा, यानी आर फेज था, आर फेज के लिए मेरे पास कितना टोटल 4 स्लॉट्स था, है ना। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को इसको 2 कॉइल बनाना पड़ेगा। 2 कॉइल बनाने का कहने का मतलब क्या कि ये हो गया मेरा A1 और ये हो जाएगा मेरा A1 डैश। उसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा मेरा A2 डैश। लेकिन यहाँ पे भाई शॉर्ट पिच कहना मतलब क्या है कि अब इनके बीच में जो है ना 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग नहीं है। थीटा इलेक्ट्रिकल जो है 180 से कम रखेंगे हम लोग, कभी भी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग मान लेते हैं A1 डैश को अगर इस स्लॉट में एक तरीके से प्लेस कर रहे हैं, तो अगर फुल पिच कॉइल होता भाई तो सीधी सी बात है इसको हम लोग किस में डालते हैं, 6 स्लॉट छोड़ करके डालते तब 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, नहीं 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर मैं A1 डैश को डालता तो ये मेरा फुल पिच कॉइल हो जाता, सही बात है। लेकिन भाई मेरे को शॉर्ट पिच कॉइल करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको इस स्लॉट में डाल के मान लेते इसी में मैंने डाल दिया है, ठीक है, एक स्लॉट पहले ही डाल दिया, ये मेरा हो गया A1 डैश। इसका मतलब क्या हुआ, अब 1 2 3 4 5 सिर्फ A1 और A1 डैश के बीच में 5 स्लॉट्स का ही गैपिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री मिलेगा। इसका मतलब क्या, 12 स्लॉट है ना। तो इसको फ्लिप करके लिखता हूं, मेरे को एक स्लॉट में डिस्टेंस काउंट करना चाहता हूं कितना आता है आपका। तो इसको अगर मैं फ्लिप करके लिखूं भाई कि 12 स्लॉट्स कहना मतलब क्या, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो अगर एक स्लॉट्स का देखें हम लोग यहाँ पे तो कितना हुआ, 360 डिवाइडेड बाय 12 यानी 12 3 36 यानी 30 इलेक्ट्रिकल डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितना है आपका 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो अगेन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ आएंगे तो अगेन 30 डिग्री, यहाँ से आएंगे तो 30 डिग्री और यहाँ से आएंगे तो 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 यानी 30 गुना अगर 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार A1 और A1 डैश में जो हम लोग का डिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म में सिर्फ और सिर्फ कितना है 150 थीटा इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब क्या हुआ, ये पोल पिच के बराबर नहीं, क्योंकि पोल पिच क्या होता है हमेशा 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। समझते क्या, ये शॉर्ट पिच कॉइल हुआ। वही मान लेते भाई, आप यहाँ पे ना डाल के इस वाले स्लॉट में ना डाल के मान लेते इसी में डाल देते हैं, इसी में डाल देते। इसका मतलब क्या होता, फिर कितना हो जाता आपका 30 गुना 4 करते हैं यानी 4 12 यानी 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री ही रहता है, यानी और ज़्यादा ये शॉर्ट पिच कॉइल हो जाता। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल का सीधा सा डेफिनेशन है कि आपका दोनों कॉइल साइड के बीच में कभी भी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का गैपिंग नहीं रहता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया भाई कि अपने केस में कितना आ रहा है, A1 और A1 डैश के बीच में सिर्फ और सिर्फ 150 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो कितना डिग्री आपका यहाँ पे शॉर्ट कर गया, कितना से आपने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था कितना 180, लेकिन आपने किया कितना सिर्फ और सिर्फ 150। इसका मतलब क्या हुआ 30 डिग्री यहाँ पे एक तरीके से आपने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, इसका लेंथ एक तरीके से कम कर दिया है। ओके,
अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा। अब अगर हमने यहाँ पे रोटर रखे भाई, तो मान लेते हैं मेरा यहाँ पे इस तरीके का, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए ये मान लेते हैं अभी आपका रोटर इस पोजीशन पे ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये प्राइम मूवर से कनेक्टेड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसको 90 डिग्री घुमा दें, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं अगेन, इसको अगर हम लोग 90 डिग्री घुमाए भाई, तो नॉर्थ वाला जो पोल है, नॉर्थ पोल तो मेरा यहाँ पे एकदम सामने आ जाएगा, A1 डैश के सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप साउथ पोल को देखें ध्यान से, तो साउथ पोल भाई आपका कहाँ आ रहा है, A1 डैश के सामने आ ही नहीं रहा है, ये तो यहाँ पे आ रहा है ना एक तरीके से, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, आप इमेजिन कीजिए कि पहले मेरा रोटर ऐसे था, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा था, तो ये जो कंडक्टर डला हुआ है यहाँ पे A1 डैश, इसको स्लॉट नंबर से भी दिखा देते हैं। ये स्लॉट नंबर 1 है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अगर 7th वाले स्लॉट में डालते हम लोग, तो सीधी सी बात है, फुल पिच कॉइल होता है, इसमें नॉर्थ के सामने ये आ जाता और साउथ के सामने ये आ जाता। लेकिन भाई अभी क्या है कि हम लोगों ने 6th वाले स्लॉट में ही A1 डैश को डाल दिया है। तो अगर ये मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन रोटर का ऐसे था, अब इसको घुमाते हुए लाते अगर, तो ये नॉर्थ पोल जो है इस A1 से पहुंचने से पहले ये साउथ पोल कहाँ पहुंच जाता है, इसके पास पहुंच जाता है। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझिए ना। ऐसे अब इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ भाई, तो ये जो साउथ पोल है ये पहले ही कहाँ पहुंच गया है, इस A1 डैश के पास पहुंच गया है, या फिर कहिए इस स्लॉट नंबर 6 के पास पहुंचा हुआ है। नॉर्थ पोल तो अभी इसी के पास है ना, समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा वो पहले आ जाएगा। अब कितना डिग्री पहले आएगा ये सोचने वाली बात है भाई, कितना डिग्री एक तरीके से पहले आएगा, तो ये ऐसे रखा हुआ है एक तरीके समझिए। ओके, अब अगर आप ऐसे घुमा रहे इस पोजीशन पे अगर आप देखें, है ना, तो ये इसके सामने नहीं, यहाँ पे भी मैंने कोई कंडक्टर नहीं दिखाया, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइल के ऊपर बात कर रहा है, ये आ गया इसके सामने, मैक्सिमम आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए अगेन EMF बनाना पड़ेगा। देखिए इसको अगर मैं रेफरेंस लूँ, मान लेते हैं भाई ये जो A1 डैश में EMF इंड्यूस्ड हुआ है और यहाँ पे RMS वैल्यू की बात हो रही है, मैंने बोला अभी बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है ये VA1 है, क्लियर हो गया। तो भाई इसका जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, पहले आ जाएगा। पहले कहने का मतलब क्या होगा, कितना डिग्री पहले आ जाएगा ये भी समझिए, ये पहले आ जाएगा भाई, ठीक है। ये अगर मैं इस एक्सिस को आगे कर लूँ, ऐसे थोड़ा सा आगे कर लूँ, तो ये जो एंगल है ना, समझ रहे बात को, अगर इसको और इसको ऐसे डालते अगर हम लोग, यानी अगर मेरा A1 1 नंबर में होता और A1 डैश 7 नंबर में होता, तो दोनों में जो मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होता वो एक ही टाइम पे आता, क्योंकि नॉर्थ इसके सामने और साउथ इसके सामने एकदम सेम टाइम में आ रहा है। लेकिन भाई हम लोगों ने शॉर्ट पिच कॉइल किया, इसका मतलब क्या कि ऐसे घूमते हुए आएगा, तो सीधी सी बात है जो साउथ पोल होगा इसके पास पहले पहुंचेगा, इसका मतलब इसमें पहले ही मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। और अगर ऐसे यहाँ पे साउथ पहुंचा हुआ है तो सीधी सी बात है इतना, ये 30 डिग्री और रोटर घूमेगा, तब जाकर के ये नॉर्थ पोल क्या होगा, इस A1 के सामने आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए ना भाई, इस पोजीशन को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ आपको। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे साउथ पोल है आपका। ओके, कलर चेंज करते हैं, देखिए ये आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे मेरा साउथ पोल है और नॉर्थ पोल कहाँ होगा, फिर यहाँ पे होगा, है ना, ये नॉर्थ पोल है। तो अब देख रहे हैं साउथ पोल यहाँ पहुंचा है, मतलब इसमें मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड हो गया। अब मेरे को बताइए इसके अंदर मैक्सिमम EMF कब इंड्यूस्ड होगा, जब ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा तो, या फिर कहिए ये जो साउथ पोल है ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा तो, तभी तो ये ऐसे घूमेगा, तभी तो नॉर्थ पोल से सामने आएगा, तब इसके अंदर मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले कॉइल में पहले EMF एक तरीके से इंड्यूस्ड होगा, यानी मैक्सिमम EMF पहले आएगा इसमें, ठीक है भाई। तो अगर मैंने इसको रेफरेंस ले लिया, इसको मैंने रेफरेंस ले लिया, इसको अगर मैंने ऐसे दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो EMF इंड्यूस्ड पहले हो चुका है, इसका मतलब क्या, ये पहले लीड करेगा भाई, इससे
लीड करेगा। कितना डिग्री लीड करेगा बताइए? ये 30 डिग्री लीड करेगा। और मैंने आपको बताया था कल वाले सेशन में कि एक स्लॉट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, एक स्लॉट के बीच में जो डिस्टेंस होता है भाई, इसको हम लोग वहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद होगा। और किसी किसी बुक में अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक स्लॉट के बीच में जो गैपिंग होता है इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या, अगर इसको मैंने रेफरेंस ले लिया तो जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है इसमें A1 डैश में, ये क्या होगा? इस वाले ईएमएफ से गामा डिग्री एक तरीके से, या फिर कहिए अल्फा डिग्री एक तरीके से लीड कर जाएगा, नहीं पहले बनेगा। ओके, तो अब अगर हम लोग देखें कि इस कॉइल में जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जैसे इससे पहले वाले फुल पिच कॉइल में हम लोगों ने क्या किया था? दोनों को ऐड किया था ना। यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे कितना आया था मेरा? यहाँ पे 2V आया था। इसमें VA और इसमें VA दोनों को ऐड कर दिया तो हम लोग का 2V आया। लेकिन भाई यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे? फेजर सम हम लोग करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था? अर्थमेटिक सम हो रहा था, सीधे सीधे ऐड हो जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अगर रिजल्टेंट चाहिए तो मेरे को इस तरीके से इनका फेजर सम करना पड़ेगा। यानी ये इसका रिजल्टेंट हुआ पूरा। तो ये लाइन मेरे को एक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कि क्योंकि सीधी सी बात है भाई, इसमें जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा और इसमें जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, फिर कहिए इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा और इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब क्या? ये वाला लेंथ, ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे वेक्टर से, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। समझ गए? और ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, इस तरीके से, तो सीधी सी बात है भाई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, उसको मैंने सेंटर से बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा आधा हो जाएगा डिस्टेंस और ये मेरा आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर मैं नाम दे दूँ, मान लेते हैं ये O है, ये मान लेते हैं भाई P है, और ये मान लेते हैं Q है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है मेरा ये G है। तो अभी हम लोग अगर ट्राइंगल और ये सब मैं मिटा देता हूँ, ऐसा नीड नहीं है वो हम लोग को। ट्राइंगल OGP में चलता हूँ तो समझिए ये एंगल मेरा कितना है? अल्फा डिग्री है। सही बात है। और टोटल अगर मैं देखूँ, ये पूरा एंगल देखूँ तो कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री होगा, है ना। तो भाई अगर इतने एंगल की बात करें, सिर्फ इतने एंगल की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 180 में से अगर मैं अल्फा घटा दूं तो मेरे को ये पूरा एंगल मिल जाएगा, है ना। तो ओवरऑल 180 डिग्री में से अल्फा घटा देंगे तो मेरे को कौन सा एंगल मिल गया? कौन सा एंगल मिल गया बताइए? ये वाला एंगल। ठीक है, ये अल्फा था, ये वाला एंगल आ गया मेरा कितना? 180 माइनस अल्फा, या फिर कहिए गामा। अब क्योंकि इस एंगल को हम लोगों ने क्या किया? बाइसेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? दोनों इक्वली आधा आधा हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ अब हम लोग इस वाले एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 180 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। समझे? तो अभी हम लोग ट्राइंगल OGP में चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये मेरा कितना हो? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल मेरे को फाइंड आउट करना था, मान लेते x मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल का बेसिक रूल है, तीनों एंगल अगर सम करेंगे यानी x प्लस दूसरा एंगल कितना है 90 प्लस ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा अपॉन 2, ये क्या होगा? मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, हो जाएगा x, मेरे को x निकालना है यहाँ पे, प्लस 90, और इसको मैं भाई ओपन करके लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ? 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90, यानी x प्लस ये 90 यानी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 माइनस अल्फा अपॉन 2 और ये मस्ट बी इक्वल टू 180। इस 180 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन 2, यानी ये जो एंगल आया मेरा, ये एंगल कितना हो गया? अल्फा अपॉन 2। तो अभी हम लोग इस सारे कैलकुलेशन को मिटाते हैं। अब अगेन हम लोग ट्राइंगल OGP में ही चल रहे हैं, इसी में चल रहे हैं भाई। ठीक है, मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए, तो ये एंगल अगर मैंने कंसिडर किया तो सीधी सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सॉरी, ये बेस होगा क्योंकि छोटा ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाऊं यानी अल्फा अपॉन 2 लगाऊं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाय h होता है। तो मेरे को यहाँ से बेस चाहिए तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2,
और एच की अगर बात करें ये हाइपोटेनस है इसका, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा आपका वी ए के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जो लेंथ है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ना, ये वी ए ही तो होगा, तो वी ए कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। और क्योंकि ये हाफ लेंथ हम लोगों ने निकाला है, रिजल्टेंट के लिए मेरे को ये लेंथ भी चाहिए, तो ये लेंथ क्या होगा इसका, अगेन डबल कर देंगे अगर तो मेरे को टोटल मिल जाएगा, यानी टोटल लेंथ की अगर बात करें इसमें, यानी रिजल्टेंट ईएमएफ की बात करें, है ना, रिजल्टेंट ईएमएफ की बात की क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 वी ए इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2। तो ये हो गया भाई, जब हम लोगों ने शॉर्ट पिच कॉइल एक तरीके से यूज किया है, तो दोनों कंडक्टर के अंदर जो रिजल्टेंट ईएमएफ आया है उसका ये वैल्यू है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगेन केसी की बात करें, ऑलरेडी बताया था केसी मतलब पिच फैक्टर, और फैक्टर का मतलब मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में ही बताया था भाई कि हम लोग क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। तो ऊपर में क्या होगा, नीचे में हम लोग का हमेशा क्या रहेगा, फुल पिच कॉइल, जिसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं। फुल पिच कॉइल के चलते जो ईएमएफ आया वो फुल पिच कॉइल ईएमएफ, और ऊपर में क्या लिखेंगे, शॉर्ट पिच कॉइल ईएमएफ। अब यहाँ पे देखिए किसी बुक में क्या लिखा है, ये जो फुल पिच कॉइल था, फुल पिच कॉइल में क्या किया भाई, हम लोगों ने दोनों में अर्थमेटिक सम किया है ना, दोनों वी ए था, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। तो नीचे में हम लोग लिखेंगे अर्थमेटिक ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ लिख सकते हैं आप, अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ, और ऊपर में हम लोग का, क्योंकि अभी जस्ट देखा हम लोगों ने फेजर लगाया, फेजर किया एक तरीके से, तो ऊपर में होता हम लोग का फेजर सम ऑफ ईएमएफ। तो दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे तो हम लोग को यहाँ से केसी का वैल्यू मिल जाएगा। तो केसी इक्वल टू जो अर्थमेटिक सम था क्या था आपका, 2 वी ए के बराबर था, और फेजर सम जब आपने किया शॉर्ट पिच कॉइल के लिए कितना है आपका, 2 वी ए इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, तो 2 वी ए से 2 वी ए खत्म हो जाएगा, और केसी इक्वल टू आएगा आपका कॉस अल्फा अपॉन 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई शॉर्ट पिच मतलब कॉइल स्पैन फैक्टर, और ये किसके चलते आता है, तो जब आप शॉर्ट पिच कॉइल एक तरीके से अपने वाइंडिंग में प्लेस करेंगे तब। तो ये तो मैंने भाई आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में दिखाया है कि आपने क्या किया, एक तरीके से फुल पिच कॉइल यूज किया है और एक बार शॉर्ट पिच कॉइल यूज किया। इसी तरीके से आप कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में भी करके दिखा सकते हैं। एक बार आप क्या कीजिए, तीनों फेज का जो स्लॉट्स है, ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक फेज के लिए देखना, तो मान लेते हैं एक स्लॉट ये है और दूसरा स्लॉट ये है, और 2 पोल के लिए देख रहा है, तो सीधी सी बात इनके बीच में हमेशा क्या होगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी A1 यहाँ पे डाला है तो A1 डैश मेरा यहाँ पे, इसका मतलब ये फुल पिच कॉइल है। क्लियर हुआ। तो इसमें और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो दोनों ऐड हो जाए, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ होगा क्या हो जाएगा, 2VA हो जाएगा। अब दूसरा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग को शॉर्ट पिच वाइंडिंग करना है, वाइंडिंग हम लोग कंसंट्रेटेड ही रख रहा है, यहाँ पे दोनों केस में कंसंट्रेटेड ही रखेंगे। जैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड रखा ना इससे पहले वाले केस में, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड रख रहा है, तो दोनों में हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग रखेंगे। वाइंडिंग से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता भाई। ये जो आपका केसी है, ये केसी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा कॉइल एक तरीके से यूज कर रहा है। तो अगर आपने एक स्लॉट यहाँ पे दिखाया है, A1 मान लेते यहाँ पे डाला है, तो A2 जो है भाई, अगर आपने यहाँ पे स्लॉट काट दिया है ना, यहाँ पे स्लॉट बना दिया, तो सीधी ये क्या हो जाएगा, A1 डैश हो जाएगा। तो अब क्या है कि इनके बीच में अब 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री फेज शिफ्ट है ही नहीं, या फिर इनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो सीधी सी बात है क्या हो गया, एक तरीके से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, यानी पूरा का पूरा ए फेज जो था 4000 टर्न का, ये पूरा क्या कर दिया, एक साइड को यहाँ पे डाल दिया, दूसरा साइड को यहाँ पे डाल दिया। लेकिन भाई इनके बीच में जो गैपिंग है ये 180 थोड़ा है, मान लेते हैं आपका 160 है या फिर 150 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल। तो इसमें जो आप फेजर करेंगे A1 और A1 डैश का, है ना, इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करने के लिए फिर रिजल्टेंट देखने के लिए फेजर निकालना पड़ेगा। तो उसमें फेजर सम होता है और इसमें आपका अर्थमेटिक सम होता है, और दोनों का अगर आप रेशियो ले लेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा पिच फैक्टर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए, एक चीज आपके बुक में भी किया हुआ है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट केस में क्या किया है इन्होंने, देखिए यहाँ पे आते हैं, एक और डायग्राम होगा, ये देखिए फर्स्ट केस में क्या किया है, फुल पिच कॉइल लेके चला गया है, ठीक है, नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल के सामने आपका A और A डैश को रख दिया भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है आरएमएस वैल्यू लेके चल रहा है, ठीक है, ये A कंडक्टर है और ये A डैश है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इसने बोला EA है, और इसमें जो होगा EA डैश होगा, तो वही लिखा EA इक्वल टू E मान लिया, क्योंकि दोनों में जो आरएमएस वैल्यू होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। और दोनों को क्या हो जाए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यानी ऐड हो जाएगा सीधे सीधे, यहाँ पे दोनों का फेजर करके ऐड दिखा दिया। कितना हो गया, रिजल्टेंट ईएमएफ क्या हो गया, 2E हो गया है। और सेकंड केस में फिर हम लोगों ने क्या किया है, शॉर्ट पिच यूज किया है,
है ना, यानी ए जो है आपका कंडक्टर ए, ये तो यहीं पे डाला हुआ नॉर्थ के सामने है, लेकिन ए डैश को हम लोगों ने कहाँ डाला है, समझ रहे बात को, पहले ही डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इतना एंगल से क्या हो गया आपका, ये शॉर्ट हो गया, इसको ई से एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, फिर कहिए किसी किसी बुक में अल्फा लिखा जाता है। ओके, तो इतना से आपका ये शॉर्ट हो चुका है। तो ओवरऑल इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये तो नॉर्थ के सामने तो इसको ये मान लिया है ना, लेकिन इसमें क्या, इसमें पहली हो जाएगा तो ये ई डैश कॉस है ना, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया वही चीज़ यहाँ पे देखिए। तो थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका कैसे निकाला गया है। ऐसे घुमाता हूँ, देखिए ये लेंथ है, ये रेफरेंस है, यहाँ से ये लेंथ लिया हो भाई आपका जो ए में इंड्यूस्ड हुआ था, ई ए। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन एंगल माना हुआ है, एप्सिलॉन एंगल पहले ही इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अगर आप फेजर सम करेंगे तो मेरे को ये ई आर मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ई आर लिखा हुआ है, नहीं रिजल्टेंट ईएमएफ। तो ओवरऑल यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई टू, जैसे हम लोग अल्फा बाई टू आया था, इनका यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बाई टू आया है। तो ओवरऑल कॉस एप्सिलॉन नॉट बाई टू कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन एच, वहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए इनका वैल्यू आ गया क्या, 2e cos एप्सिलॉन नॉट बाई टू, हम लोग का भी आया था 2va cos अल्फा अपॉन टू। ओके, दोनों का रेशियो ले लिया है। नीचे में आपका रिजल्टेंट जो फुल पिच के चलते आया है और रिजल्टेंट जो आपका शॉर्ट पिच या फिर कॉर्डेड कॉइल के चलते आया है, तो 2e से 2e खत्म हो जाएगा, k से इक्वल टू आ जाएगा cos एप्सिलॉन नॉट बाय टू। क्लियर हो गया। और नीचे में हार्मोनिक को एक तरीके से मिनिमाइज करने के लिए या फिर कंपनसेट करने के लिए फर्दर कैलकुलेशन किया हुआ है भाई। तो अभी हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा नहीं है, तो वो सब पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हार्मोनिक ये सब कैसे हम लोग एक तरीके से कंपनसेट करते हैं या फिर अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर से एक तरीके से उसको रिमूव करते हैं, तो उसके लिए फिर पेड क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आपका सारा चीज़ बताया गया है। और यही केडी और केसी से हम लोग क्या करते हैं, अपने हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करते हैं। तो ओवरऑल देखिए क्या बोल रहा है, इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर द कॉइल स्पैन फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, उतना कम है एक तरीके से। कॉइल स्पैन फॉल शॉर्ट ऑफ फुल पिच बाय 60 डिग्री। ठीक है, यानी 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, एक तरीके से लेस हो चुका है। तो पिच फैक्टर आपसे पूछा है, तो हम लोग को पता है पिच फैक्टर केसी इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा अपॉन टू, जहाँ पे अल्फा क्या है भाई, अल्फा क्या है, ध्यान समझिए, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये अल्फा था क्या, ये अल्फा उसको हम लोग बोल रहे थे जिससे ये शॉर्ट हुआ है, समझ रहे बात को, इसी को तो हम लोग अल्फा बोल रहे थे, या फिर ये आपके बुक में गामा बोला जा रहा है, या फिर किसी अदर बुक में आपका कुछ और भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ना। तो ये जो कॉस अल्फा अपॉन टू है, ये अल्फा जहाँ पे क्या है, एक स्लॉट के बीच में, नहीं कितना, अगर 2 स्लॉट छोड़ के अगर होता तो भाई उसको कर लेते, निकाल लेते, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका ये वैल्यू होता है। तो अपने केस में कितना था आपका, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना था, 30 डिग्री आया था या 20 डिग्री आया था, याद नहीं मेरे को। तो अभी आपके बुक में दिया हुआ है कि ये जो शॉर्ट हुआ है, ये जो आपका मतलब यहाँ पे डालना चाहिए था, लेकिन इसने डाल दिया कहाँ पे, यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब क्या, कॉइल स्पैन कितने से फॉल हो गया, तो आपके क्वेश्चन में 60 डिग्री, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। ओके, तो ओवरऑल फार्मूला बस डालना था यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस अल्फा का वैल्यू दिया 60 से हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो कॉइल ए और A1 या फिर A1 डैश के बीच में कितना गैपिंग हो गया, 60 डिग्री शॉर्ट हो गया। अगर 180 होता तो फुल पिच कॉइल होता, लेकिन 60 डिग्री से फॉल हो गया, इसका मतलब क्या, ये सीधे सीधे 120 ही था इनके बीच में गैपिंग। ओके, तो कॉस अल्फा 60 डिग्री से शॉर्ट हो गया डिवाइडेड टू, अब कॉस 30 अगर निकालेंगे तो ओवरऑल आपका वैल्यू आ जाएगा 0.866। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, ओवरऑल समझिए, केडी और केसी को हम लोग यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। देखिए बुक पे आता है थोड़ा सा, पहले समझिए चीज़ों को। मान लेते हैं आप 3 फेज का वाइंडिंग कर रहे हैं, कहाँ, स्टेटर में। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके का वाइंडिंग होता है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ
वाइंडिंग। ऐसे इसमें और भी होता है, डबल लेयर हो गया, सिंगल लेयर हो गया, तो सब पे बात नहीं कर रहा हूँ, डीसी मशीन में आता है एक तरीके से, ठीक है। सब सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर का मतलब एक स्लॉट में एक तरीके से आपका कॉइल रहेगा, कॉइल साइड रहेगा। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ वाइंडिंग हो गया, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इधर रखते हैं टाइप्स ऑफ कॉइल। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कॉइल, मतलब फुल पिच कॉइल है या फिर शॉर्ट पिच कॉइल है। फुल पिच कॉइल है या फिर शॉर्ट पिच कॉइल। अब समझिए ध्यान से, यहां पे भाई अगर आपने मान लिया कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एक तरीके से यूज़ किया, इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक सम होता है ना, समझ रहे हैं। तो अगर आपने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ किया तो KD इक्वल टू क्या होगा बताइए, KD यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, नीचे में आपका अर्थमेटिक सम और ऊपर में आपका फेजर सम। क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ किया, इसका मतलब क्या, नीचे में भी आपका अर्थमेटिक सम ही आएगा, ऊपर में भी आपका अर्थमेटिक सम ही आएगा, यानी ओवरऑल KD का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के साथ आप फुल पिच कॉइल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे KC का भी वैल्यू क्या होगा, एक तरीके से 1 ही होगा, क्योंकि भाई फुल पिच कॉइल है ना, तो दोनों EMF जो होगा आपका अर्थमेटिक सम हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका जो cos α/2 आ रहा है वो आएगा ही नहीं एक तरीके से। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और फुल पिच कॉइल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ पे KD का वैल्यू भी 1 हो गया और KC का वैल्यू 1 हो गया। तो अभी जो EMF इंड्यूस्ड होगा, EMF जो इंड्यूस्ड होता है भाई क्या होता है आपका, हम लोगों को पता है EMF इक्वल टू क्या होता है, N/dt फैराडे लॉ के हिसाब से। और फ्लक्स क्या होता है, φm sin ωt, आपको ये सब पता होना चाहिए। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करें तो EMF क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा N φm, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, sin ωt यानी cos ωt इंटू ओमेगा होता है। ओके, तो ये मेरा EMF इंड्यूस्ड हो रखा है। तो ओवरऑल क्योंकि हम लोगों ने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ किया है और फुल पिच कॉइल यूज़ किया, तो यहाँ पे आपको कभी भी KD और KC लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इनका वैल्यू क्या है, एक तरीके से 1 है। अब देखिए भाई, हम लोग मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है, आपका हमेशा क्या आएगा, KD आएगा ही आएगा। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं और साथ में फुल पिच कॉइल एक तरीके से यूज कर रहा है, फुल पिच कॉइल, जैसे कल वाले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया था और कॉइल जो था मेरा वो फुल पिच कॉइल लिया था। तो जब आप फुल पिच कॉइल ले रहे हैं तो यहाँ पे कभी भी KC आएगा नहीं, क्योंकि KC का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 होगा फुल पिच कॉइल के लिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो KD आएगा। इसका मतलब क्या, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आपका फुल पिच कॉइल है, तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा N phi ओमेगा cos ωt, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ KD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। KC का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि KC क्या है आपका 1 है। और वही अगर आपने भाई यहाँ पे मान लिया डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी यूज किया और साथ ही साथ आपने शॉर्ट पिच कॉइल भी यूज कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के चलते आपका KD आ जाएगा और शॉर्ट पिच कॉइल के चलते KC आ जाएगा। इसका मतलब क्या, जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसके अंदर आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, N φm ओमेगा cos ωt इंटू KD इंटू KC, समझे। तो ये हो गया, ये जो फर्स्ट मैंने दिखा जिसमें KD KC है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, फुल पिच एक तरीके से यूज कर रहे हैं, फुल पिच कॉइल। ये किसके लिए हो गया, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं और फुल पिच कॉइल एक तरीके से यूज कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ KD है। और ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है और साथ ही साथ आपका शॉर्ट पिच कॉइल है। ओके, तो और ज़्यादातर जो स्टेटर हम लोग वाइंडिंग करेंगे भाई, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग भी एक तरीके से यूज़ करते हैं और शॉर्ट पिच कॉइल यूज़ करते हैं। शॉर्ट पिच कॉइल का अपना एडवांटेज है और डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का अपना एक तरीके से एडवांटेज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का ऑलरेडी बता था, कूलिंग इसमें अच्छा होता है, आपका पूरा जो स्टेटर का स्पेस है उसको हम लोग एक तरीके से यूटिलाइज करते हैं, हार्मोनिक को एक तरीके से एलिमिनेट करने में इसका योगदान होता है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पिच कॉइल की बात है, शॉर्ट पिच कॉइल का अपना सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सेविंग ऑफ कॉपर। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा होगा रिडक्शन इन द कॉपर फॉर ओवरहैंग। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसमें कॉपर का सेविंग होता है। कैसे सेविंग होता है तो समझिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पे 12 न्यू पेज पे आते हैं, यहाँ पे मैंने जो 12 स्लॉट्स दिखाए भाई, है ना, इस तरीके से इसको मैं काट रहा हूँ, ऐसे मान लो यहाँ कट करके ऐसे मैंने ओपन कर दिया। हाँ, तो ओपन जब करेंगे तो स्लॉट्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा रियल लाइफ में, ऐसे ऐसे, है ना। तो ओवरऑल समझिए, मान लेते हैं A1 आपने यहाँ पे डाला है, तो A1 डैश कितने पे था, 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। ये हो गया एक तरीके से फुल पिच कॉइल।
तो ये देख रहा है जो बैक साइड से हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, ये तो आपका पूरा ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे 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 ऐसे, कितने बार लपेटेंगे, 1000 बार, 2000, 3000, 4000 बार, जितने बार आपको लपेटना है। नहीं, हर एक कॉइल के लिए देख रहे हैं इतना ज़्यादा जो है आपका बैक साइड से कनेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है ना। क्योंकि भाई कॉइल में भी क्या होता है आपका, ये कॉइल है तो कॉइल में सिर्फ इतना जो है जिसको हम लोग कॉइल साइड बोलते हैं, यही मेरा इफेक्टिव कंडक्टर होता है। बाकी ये क्या है आपका, पोल से बाहर है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता कभी भी, ये एक तरीके से यूजलेस है हम लोग का, ठीक है। लेकिन भाई क्योंकि इस कॉइल साइड को इस कॉइल साइड को कनेक्ट करके रखना, तो ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल देख रहा है फुल पिच कॉइल में क्या हो रहा है, ये एंड साइड से या फिर बैक साइड से कनेक्ट करने के लिए दोनों कॉइल साइड को यहाँ पे कॉपर ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ता है। वही अगर आपने शॉर्ट पिच कॉइल किया, इसका मतलब क्या हुआ, A1 को तो हम लोग यहीं पे डाल रहे हैं, ठीक है, स्लॉट नंबर 1 में, लेकिन भाई इसको मैंने एक स्लॉट पहले ही डाल दिया, तो सीधी सी बात है इसमें मेरा क्या हो जाएगा, बैक साइड से जो कॉपर का यूटिलाइजेशन हो रहा था दोनों कॉइल साइड को कनेक्ट करने का, यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर बच जाता है, कम लगता है, इसलिए से बोलता हूँ यहाँ पे हम लोग का कॉपर का सेविंग होता है। लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पे देख रहा है कि ये वाला कंडक्टर क्या है, नॉर्थ पोल के रीजन में है, लेकिन ये वाला कंडक्टर कभी भी साउथ पोल के रीजन में आता ही नहीं है सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है शॉर्ट पिच कॉइल में, ये हमेशा कम होता है। और ऐसे भी समझ सकते हैं शॉर्ट पिच कॉइल में क्या हो रहा था, दोनों का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था हम लोग फेजर सम ले रहे थे, है ना। और फुल पिच कॉइल में क्या कर रहे थे, अर्थमेटिक सम कर रहे थे, सिंपल ऐड कर दे रहे थे। तो फेजर सम हमेशा क्या होता है भाई, कम होता है, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा एज कंपेयर टू अर्थमेटिक सम के। तो ओवरऑल आप कहेंगे कि फुल पिच कॉइल में ईएमएफ ज़्यादा होता है, शॉर्ट पिच कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो कम होता है। ओके, तो सबका अपना अपना यहाँ पे एडवांटेज है भाई, हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और ये सब आपको बार बार परेशान करेगा, तो मशीन आप पढ़िए अच्छे से, फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो वही है, पहला जो एडवांटेज था कॉपर का सेविंग होता है यहाँ पे, है ना, दिस रिजल्ट इन लेस कॉस्ट। सीधी सी बात है, कॉपर कम यूज़ हो रहा है तो पैसा भी एक तरह सेव होगा। हार्मोनिक्स को एक तरीके से एलिमिनेट करने के लिए करते हैं हम लोग, कैसे होता है, तो ये अपने आप में कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है KD और KC, है ना, तो इन दोनों को साथ में रखें, इसका मतलब कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने शॉर्ट पिच कॉइल एक तरीके से यूज़ किया हुआ है, शॉर्ट पिच कॉइल। तो ओवरऑल इसके चलते KD और इसके चलते आपका KC आ रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं KW, इसको बोला जाता है वाइंडिंग फैक्टर। ओके, तो ये चीज़ आपको एक और दिमाग में रखना है। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसमें आप KD KC ना दिखा के सीधे सीधे आप KW दिखा सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में भाई फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी भाई क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो सब पे मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा। जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में वी कर्व के बारे में बात करेंगे, वी कर्व क्या होता है, या फिर कहिए इन्वर्टेड वी कर्व क्या होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है ना कि कब मेरा अल्टरनेटर जो है लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, कब लैगिंग पे काम करेगा, या फिर कहिए कब मेरा मोटर एक तरीके से यानी सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पे काम करेगा, कब लैगिंग पे काम करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वी कर्व समझना होगा, इन्वर्टेड वी कर्व समझना पड़ेगा, पावर फ्लो समझना पड़ेगा, तो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सिंक्रोनस मशीन में पूरा कॉन्सेप्ट मैं देते जा रहा हूँ जितना हो रहा है मेरे से। ओके, बाकी आप खुद का एक तरीके से मेहनत कीजिए।